पहुंचा। साथ वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रायगढ़ की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, इसलिए वह हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर दर्शन के लिए वहां जाते रहेंगे। तो वहीं सीएम साय ने बताया कि 14 से 18 जुलाई तक विधानसभा का आपको बताते चले मॉनसून सत्र होगा, जिसकी तैयारी पूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट की बैठक कल से आयोजित की जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम रायगढ़ क्षेत्र से वहाँ की जनता ने 20 साल हमको सांसद बनाया था, तो पहले से ही हम वहाँ पर गुरु पूर्णिमा में बनोरावगढ़ आश्रम पूज्य प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन करते आए हैं। और वहाँ पर कोसम नारा में श्री सत्यनारायण बाबा जी हैं, जो बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों से तपस्यारत हैं, तो उनका भी आज के दिन में हम दर्शन पूजन करते हैं। तो आज हम रायगढ़ जा रहे हैं। अच्छी तैयारी है। 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर भरतपुर के प्रसिद्ध लघुवाई हनुमानगढ़ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। साथ ही मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। तो ये आपको बताते चले गुरु पूर्णिमा पर किया गया दर्शन। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा, जहां उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु के दर्शन किए। वहीं आपको बताते चले लघुधावी मंदिर में पहुंचे सीएम। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने किया दर्शन। गुरु के दर्शन कर उन्हें नमन कर सीएम भजनलाल शर्मा, आपको बताते चले आपको बता दें कि लघुधाई मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही आपको बता दें सबकी शुभकामनाओं के लिए भी उन्होंने कामना की। श्रद्धालुओं के लिए उनका स्वागत भी किया। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा के रतनगढ़ के पास भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर परीक्षण विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दुखद घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, पूरा देश इस क्षति से दुखित है। वहीं हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना करते हैं। घटना के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटनाएं जब कल एयर क्रैश में एक होनहार पायलट, भारत के भविष्य, और 2 पायलट एक साथ जगुआर क्रैश में शहीद हुए। रतनगढ़ के पास हुए इस हादसे में दिवंगत हुए दोनों पायलट्स के शहीद हो जाने से पूरा देश शोकमग्न है। परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हम सब लोग शहीद को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल में कमला नेहरू, आपको बताते चले, संदीपनी कन्या विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। इसी के साथ उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण भी किया। पूरे प्रदेश में आज 4,30,000 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। इसी के साथ सीएम ने घोषणा की कि विद्यालय में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देगी। वहीं गुरु पूर्णिमा पर जीवन में गुरु का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते, साथ ही इसलिए हमने कुलपति के स्थान पर कुलगुरु पदमान किया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह हमारी प्राचीन गुरु परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान ही अतीत की विरासत से है। हम विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और उतना अधिक मजबूत होता है। आगे बढ़ करके जिस प्रकार से अपनी 10th और खासकर 12th के बाद मेरिट में आ रहे हैं, तो कितने अपन लैपटॉप बांटे थे पिछली बार,
है 94,000। 1 लाख में 6,000 कम थे और अगले साल 1 लाख के भी ऊपर जाएंगे। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन सबको। लैपटॉप, जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े सरकार के माध्यम से लैपटॉप, ये उनके जीवन का बदलने वाला एक नया मार्ग है। भविष्य की प्रकार की जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है, आजकल तो 5G भी गया, 6 की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, AI का जमाना आ गया है। ऐसे में हमारे बच्चे भी कम थोड़ी पढ़ते हैं। जब हम स्कूटी दे रहे हैं, अभी तो स्कूटी बाकी है, अगले महीने स्कूटी देने वाले हैं। हमारे बच्चे जो टॉप आए 75% से ऊपर, उनको लैपटॉप, टॉप आए तो टॉप पे पहुंचाना ही पड़ेगा, और उनमें टॉप से भी और आगे बढ़ जाए, जो आगे अपने स्कूल को टॉप करेगा, उनको लैपटॉप भी हम देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनको लैपटॉप या स्कूटी देने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुओं की पावन धरा पंजाब के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तहत आयोजित देव दुर्लभ श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 में सहभागिता की ओर दिव्य गुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी को नमन किया। साथ ही सीएम सैनी ने इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी, गुरु के जीवन में महत्व पर विचार साझा किए। इस विशेष कार्यक्रम में सीएम सैनी ने गुरु का लिया आशीर्वाद। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुओं की पावन धरा पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। साथ ही बता दें आपको कि इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत कर गुरुओं का आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम सैनी ने आपको बताते चले गुरुओं के आशीर्वाद का महत्व भी जो है लोगों को साझा किया। साथ ही आपको बता दें गुरुओं की ये पावन धरा पर पहुंचे सीएम साहब। साथ ही विशेष कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी सीएम सैनी ने आपको बताते चले गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। साथ ही आपको बता दें गुरुओं की इस पावन धरा पर पहुंचे सीएम सैनी, साथ ही उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने इसके महत्व को सभी को साझा भी किया। तो वहीं आपको बता दें गुरुओं की पावन धरा पर पहुंचे सीएम सैनी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में झारखंड की राजधानी रांची में एक होटल रेडिसन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई, जिसमें झारखंड को विशेष सहायता और आयोजन योजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बैठक में पूर्वी भारत के 4 राज्यों के 70 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पूर्वी राज्यों के झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बैठक में शामिल हुए हैं। तो मैं आपको बता दें रांची के पूर्वी परिषद की ये बैठक, जहां हेमंत मोहन मांझी भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। वहीं आपको बताते चले इससे झारखंड को मदद भी मिल सकती है। बैठक को लेकर कई अहम बातें भी आपको बताते चले कही गई, जहां रांची में पूर्वी परिषद की ये बैठक, जो अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत आपको बताते चले एक बड़ी मदद भी झारखंड को मिल सकती है। इसके कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। रांची में पूर्वी परिषद की ये अहम बैठक, जो आपको बता दें कि अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जहां 4 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल। रांची में पूर्वी परिषद की ये बैठक जो है वो आयोजित, जहां अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक, जहां इस बैठक को लेकर कई अहम बातें भी सामने आई हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून के दौरान राजधानी में जलभराव की स्थिति को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मिंटो ब्रिज, ITO और बारापुल्ला जैसे क्षेत्रों में बार आपको बताते चले भारी बारिश के बावजूद जलभराव नहीं हुआ है, जो पहले आम था। रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने लगातार निरीक्षण किया और जरूरी सुधार भी किए। उन्होंने भरोसा जताया कि जहां अभी भी जलभराव की समस्या है, वहां जल्द ही समाधान किया जाएगा और आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति को और बेहतर बनाया जाएगा। एक नई यात्रा पे निकल चुकी है, पूर्व से बेहतर
और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली में जितनी अव्यवस्थाएं पिछले 27 साल में थी, जो बैकलॉग्स थे, एक एक समस्या का आप लोगों को ध्यान होगा। सब हमारे साथ कई बार गए हैं, जब एलजी साहब के साथ कभी बारापुला, कभी गुलशक में ट्रेन, और कभी दिल्ली के हर कोने पे, इवन मिंटो ब्रिज पे भी एलजी महोदय हम लोग कई बार गए। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लीगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली बिहार वोटर लिस्ट पर एससी की बड़ी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया रहेगी जारी। संवैधानिक संस्था के काम में दखल नहीं, हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। जहां आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण माने, इसके भी आदेश दिए गए। वहीं राशन कार्ड को भी वैध पहचान मानने की दलील। वहीं अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली और बिहार में मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य जारी रहेगा और किसी भी संवैधानिक संस्था में काम में रोक नहीं लाई जा सकती। वहीं सुनवाई के दौरान ये सुझाव भी सामने आए कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को पहचान का वैध प्रमाण माना जाए। राशन कार्ड को भी अब आधारिक पहचान दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। और अब जिक्र दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का। ये बैठक समिति के अध्यक्ष अजय महावर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पिछली आबकारी नीति पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट और उस पर प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और समिति की ओर से 3 प्रमुख एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं आपको बताते चले, 3 प्रमुख एजेंडों को लेकर ये बैठक, जहां 6 महीने बाद पूर्वव्यापी ये बैठक पैक की अध्यक्षता में, पैक को लेकर ये बैठक, जहां आपको बता दें अध्यक्ष अजय महावर की ये सख्त टिप्पणी। हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मीरा रोड मुंबई के एक प्रमुख इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहां सुबह से ही भाषाई विवाद के चलते माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को बढ़ावा देना बताया गया। लेकिन पुलिस ने इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विवाद ने नया रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूह में इकट्ठा होकर जय महाराष्ट्र के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और हिंदी भाषा के बढ़ते प्रभाव से मराठी समाज खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर वे सख्त थे और प्रशासन से अपना समर्थन मांगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मोर्चे को रोक दिया और स्थानीय प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की कि बिना अनुमति प्रदर्शन गैर कानूनी होगा। इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, मगर इससे तनाव कम नहीं हुआ। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया।
ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये विवाद महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे हिंदी मराठी भाषा टकराव की एक नई कड़ी साबित हो सकता है। MNS ने कहा कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कोई भी प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं हो सकता और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से हिंदी मराठी भाषा विवाद को उजागर किया है, जो महाराष्ट्र में लंबे समय से चला आ रहा है। भाषा के नाम पर टकराव ने कई बार हिंसक रूप भी ले लिया। ये मुद्दा केवल भाषा का नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता का भी है। ऐसे में इस विवाद का कोई समाधान मिलना आसान नहीं दिख रहा। आगामी दिनों में प्रशासन और MNS के बीच संवाद स्थापित करना जरूरी होगा, ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। मुंबई की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। मीरा रोड का ये विवाद स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता का विषय बन चुका है। कई मराठी परिवारों ने बताया कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लगातार खतरा महसूस हो रहा है। इसी बीच हिंदी भाषी समुदाय ने भी अपनी पहचान और अधिकारों के संरक्षण की बात कही, जिससे विवाद और अधिक जटिल हो गया। महाराष्ट्र सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है और वो इस संवेदनशील मसले को संवेदनशीलता से संभाले और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का रास्ता निकाले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जोर देकर कहते हैं कि मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे इसके लिए हर कदम उठाएंगे। वहीं प्रशासन चाहता है कि शांति बनी रहे और कानून का उल्लंघन ना हो। दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि संवाद के जरिए ही इस विवाद को सुलझाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस पूरे विवाद का सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाषाई मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो स्थिति को और जटिल बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर शहर की एकता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करनी होगी। पुलिस प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी है। साथ ही सभी संबंधित पक्षों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी देखी जा रही है। कई लोग मराठी स्वाभिमान की बात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो कई हिंदी भाषी भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। ये ऑनलाइन बहस कभी कभी वास्तविक जीवन में भी टकराव का कारण बन जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संयम और समझदारी से बात हो। ये मामला केवल भाषा का नहीं, बल्कि मुंबई जैसे महानगर की बहुलता और सांस्कृतिक सह अस्तित्व का भी है। प्रशासन, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस विवाद को शांति और संवाद के जरिए सुलझाएं, ताकि मुंबई एक बार फिर से सभी के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण शहर साबित हो। इस तरह मुंबई के मीरा रोड से उठे इस भाषा विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी विविधता में एकता कैसे बनी रहे। भाषा से संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मीद है कि प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस मामले को शांति और समझदारी से सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर ली है। हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं, इसलिए इस बार सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए गए। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़िए उत्तराखंड के विविध शिवालयों से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक भारी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। इस बार दोनों राज्यों की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और योजनाएं लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए विभिन्न इलाकों में सख्त सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस और PSC बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही कई जगहों पर मोबाइल हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप और राहत शिविर स्थापित किए गए हैं,
ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। कई ट्रैफिक जाम वाले पॉइंट्स पर अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड सरकार ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए नदियों के किनारे घाटों पर विशेष व्यवस्था की है। हेलमेट पहनने और मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की भी विशेष व्यवस्था है। यात्रा के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने विशेष मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस सेवा को तैनात किया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों को बेहतर जलपान और विश्राम के लिए अस्थायी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सकें। सरकार की ये पहल कांवड़ यात्रियों के लिए न केवल सुविधा बढ़ाने वाली है, बल्कि ये यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित और सकारात्मक अनुभव बनाने का प्रयास है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े नियम भी लागू किए गए हैं, जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान शराब व नशीले पदार्थों पर पाबंदी, भारी वाहनों पर नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम शामिल है। कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और भावना जुड़ी है, इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार इस पावन आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांवड़ यात्रा भले ही आध्यात्मिक का प्रतीक हो, लेकिन इसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखना भी बहुत जरूरी है। इस बार की तैयारियां ये सुनिश्चित करेगी कि हर श्रद्धालु अपनी यात्रा को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सके। अब जब कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश के सड़कों, मंदिरों और घाटों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सरकार की ये कड़ी तैयारियां निश्चित रूप से कांवड़ यात्रियों के लिए सुखद और सुरक्षित अनुभव साबित होगी। कांवड़ यात्रा का ये पावन पर्व जहां आस्था और श्रद्धा की गंगा बहती है, वहीं सुरक्षा, सुविधा और समन्वय की भी गारंटी चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने यही संकल्प लिया है कि हर श्रद्धालु की यात्रा खुशहाल, सुरक्षित और यादगार हो। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कहीं अधिक गंभीरता और तैयारियां दिखाई है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को आधुनिक सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ जोड़ा गया है, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर अपनी यात्रा कर सके। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे हजारों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, खासकर जब सफर नदियों के किनारे, संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरता है। इसलिए पुलिस की भारी तैनाती के साथ ही ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरों से सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिलन का अवसर भी है। यहाँ हर उम्र, हर वर्ग के लोग मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस समर्पण को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सरकारों ने हर संभव संसाधन लगाए हैं। कांवड़ यात्रा के पावन मौके पर जहां आस्था और श्रद्धा की लहर है, वहीं राजनीति का रंग भी इस बार खास तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारी की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी कांवड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर माहौल गर्मा दिया है। राजनीति पलट पर इस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दोनों ही पक्ष कांवड़ यात्रा को लेकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता और श्रद्धालुओं की नजर भी इस राजनीतिक टकराव पर है, लेकिन वे चाहते हैं कि यात्रा बिना किसी दिक्कत के संपन्न हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये तैयारी इतनी कड़ी होगी कि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन की कड़ी मेहनत, व्यापक योजना और जनता का सहयोग ही इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा के इस महापर्व पर हम सब की यही उम्मीद है कि ये न केवल आस्था की शक्ति को दिखाए, बल्कि सुरक्षा और सहनशीलता की मिसाल भी कायम करे। वहीं इस कांवड़ यात्रा पर राजनीति ने एक नया रंग ले लिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये राजनीति, बयानबाजी श्रद्धालुओं के अनुभव को प्रभावित करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।